हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। यानी शिक्षा शास्त्र याद रखेगा, कक्षा 12 के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा में शिक्षा शास्त्र से जो पूछे जाते हैं वो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। याद रखिएगा, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहता है। और ये आपको शायद 75 शब्दों में लिखना है, यानी 75 वर्ड में आपको लिखना रहता है बोर्ड एग्जाम में। और शिक्षा शास्त्र का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। जो शिक्षा शास्त्र यानी क्लास 12 के स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, जल प्रदूषण के किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे धर लीजिए, यदि आप धर लीजिए लगातार भी पूछे जा रहे हैं। यानी जल प्रदूषण के किन्हीं दो कारकों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें उत्तर है, जल प्रदूषण के दो कारक निम्नलिखित है। याद रखिएगा, आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है दोस्तों। याद रखिएगा, आपको इसी प्रकार से लिखना है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बस आपको जो क्वेश्चन आएगा, जैसे लिखा होगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, तो उसी के अनुसार आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में आपको सिर्फ उत्तर लिख देना है दोस्तों। आपको प्रश्न लिखना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका कोई आवश्यकता नहीं रहता। यदि आप प्रश्नोत्तर लिख देते हैं तो उसी में दोनों कवर हो जाता है। तो यदि आप इसी प्रकार से लिखते हैं तो आपको भी काफ़ी नंबर लिखेगा। बाकी आपको ये जो लिखेंगे वो भी वैसे भी कोई एग्जामर कुछ करेगा नहीं, लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो काफ़ी यदि आपका बच भी जाता है या आपका कोई भी, यानी आपका जो पेज पूरा भर जाता है, तो ये लाइन मिस्टेक करती है आपकी। तो यदि आप ये नहीं लिखते, प्रश्नोत्तर लिख देते हैं, तो आपका बहुत ही बेटर रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। और इसके बाद में आप ये लिख दीजिए, जल प्रदूषण के दो कारक निम्नलिखित हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि जल प्रदूषण के किन्हीं दो कारकों का निम्नलिखित कीजिए, अब उसके बाद में उत्तर देने के बाद में आपको क्या लिख देना है, जल प्रदूषण के दो कारक निम्नलिखित है। यानी निम्नलिखित है, दो कारक इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर, घरों से बहकर निकलने वाली फिनाइल साबुन, सर्फ एवं शैम्पू आदि से युक्त गंदा पानी तथा शौचालय का दूषित मल नलियों में प्रवाहित हुआ है, नदियों में झीलों के जल में मिलकर उसे दूषित कर देगा। अब इसमें कहने का क्या मतलब है दोस्तों, पहला है कि घरों से यदि आप इसी प्रकार से भी जल प्रदूषण का लिख देते हैं, यदि आपके मन में भी आ रहा है कि सर जल प्रदूषण का हम दो कारक लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। और आपको लिखने का ट्रिक भी आपको यहाँ से मिल सकता है। अब ये देखिए, घरों से बहकर निकलने वाली फिनाइल, साबुन, सर्फ एवं शैम्पू आदि से युक्त गंदा पानी तथा शौचालय को दूषित मल, यानी शौचालय का जो पानी होता है, नलियों में प्रभावित होकर तथा नदियों में, झीलों में, जल में जाकर मिलकर दूषित हो जाता है, यानी उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जो ये सारे कार्य होते हैं, जो आपका पहले भी कंप्लीट हो गया, यानी इसका पहला कारक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं किस प्रकार से। दूसरा कारक, नदियों व झीलों में जल पशुओं को नहलाना, मनुष्यों द्वारा स्नान करना व साबुन से गंदे वस्त्र धोने से भी जल प्रदूषित होता है। याद रखिएगा, नदियों व झीलों में जल प्रदूषण में नहलाओं, यानी जो पशुओं को नदियों में नहलाया जाता है, उससे स्नान तथा साबुन में गंदे वस्त्र धोने से, यानी साबुन से गंदे वस्त्र पानी में धोने से जल प्रदूषित होता है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी दो आपका कितना, दो जल प्रदूषण से जुड़े क्या कारक। याद रखिएगा, आप यदि अपने इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र में या सोशियोलॉजी में, तो आपको कितना 4 नंबर बोर्ड एग्जामर खुशी से देगा, बिल्कुल आराम से देगा, आपको बिल्कुल प्यार से देगा दोस्तों। याद रखिएगा। और यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, आप अपने मन से लिखना चाहते हैं, तो भी लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपका जो हेडिंग होना चाहिए, राइटिंग बैठा के लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। और इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो एग्जामर नंबर देगा काफ़ी। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, छांट के लेकर आए, बीन कर लेकर आए। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने ढूंढ कर लेकर आए हैं। मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में मकतब तथा मदरसों का सामान्य परिचय दीजिए। शिक्षा शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में मकतब तथा मदरसों का सामान्य परिचय दीजिए। अब इसका उत्तर है दोस्तों, मकतब में मौखिक
मकतब में मौखिक शिक्षण विधि के प्रयोग से बालकों को शिक्षा दी जाती थी। किसके? मौखिक शिक्षण विधि से बालकों को क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी, यानी एजुकेशन दी जाती थी। बालकों को कलम एवं कुरान की कलमा एवं कुरान की आयतें रटनी पड़ती थी। यानी किसमें? मध्यकालीन शिक्षण संस्थान में, यानी मकतब यानी मदरसों में किसकी? कलमा एवं कुरान की आयतें रटनी पड़ती थी। कक्षा के सभी छात्र एक साथ पहाड़े बोलकर कंठस्थ करते थे। प्रारंभ में सारकंडे की कलम से तखती पर लिखाना सिखाया जाता था और बाद में कलम से कागज पर लिखाना सिखाया जाता है। यानी मध्यकालीन में, यानी मध्यकालीन शिक्षक संस्थाएं में क्या होता था दोस्तों कि पहले आपको कलमा एवं कुरान की आयतें रटनी पड़ती थी। बोर्ड जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ने रहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर जो मध्यकालीन में थे वो कुरान तथा आयतें रटनी पड़ती थी बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम धर लीजिए या आप जो भी धर लीजिए, आप यदि आप समझ लीजिए उसी के अनुसार रहता है। और वहाँ पर आपको कंठस्थ कराते थे, यानी पहाड़े जो आपको गिनती बोल देते हैं यहाँ पर आपको, तो वहाँ पर कंठस्थ बोलते थे इसे, और उसे बोलकर यानी जोर जोर से बोलकर काफ़ी लोग उसमें इकट्ठा होकर भाग लेकर पढ़ते थे। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या है दोस्तों कि तख्ती पर, यानी तख्ती पर लिखाया जाता था। उसके बाद में जब तख्ती पर लिख लेते थे प्रॉपर, उसके बाद में कलम से कागज पर लिखाया जाता था मध्यकालीन में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और वीडियो को अभी लाइक नहीं करते तो लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेट नहीं मिलता है, या लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्राकृतिक आपदा का क्या अर्थ है? प्राकृतिक आपदा का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब में ये जो होता है, हिस्ट्री हो गया, ये सब में ये क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका आंसर। प्राकृतिक आपदाएं उन गंभीर प्राकृतिक घटनाएं को कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं उन गंभीर प्राकृतिक घटनाएं को कहा जाता है जिनके प्रभाव से हमारे सामाजिक ढांचे व विभिन्न व्यवसायों को गंभीर क्षति पहुंचती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, बादल का फंसना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाएं उन गंभीर, यानी जो अचानक से आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक से गंभीर हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए, ये अचानक से आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाए, ये अचानक, विस्फोट हो जाए, ये भी, सुनामी आ जाए, बादल का फटना, ये प्राकृतिक आपदा है जो कि अचानक आ सकता है और गंभीर व्यवस्था से क्षति यानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आपदा में दोस्तों क्या आ जाता है? चक्रवाती तूफान, ये भी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, हिम की आंधी, हिम यानी जो बर्फ की आंधी होती है वो भी आ सकती है, और आदि, यानी कई सारे हैं इसमें प्राकृतिक आपदाएं में। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यानी छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का क्या अर्थ है? ये किससे? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का क्या अर्थ है, ये आपको स्पष्ट करना है। यदि आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे, इस क्वेश्चन में आपको सही आंसर देकर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सामाजिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत समाज या विद्यालय के ब्रैकेट में विद्यालय के नियम का उल्लंघन करने वाले अथवा सामाजिक नियंत्रण को ना मानने वाले व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, याद रखिएगा, डांटना है तो डांटना पड़ ले, जो भी व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना या उनकी निंदा करना ही सामाजिक दंड कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, छात्रों को जो दिया जाने वाला दंड है सामाजिक दंड, जो कि समाज में रहकर दिया जाता है, तो ये इसी प्रकार से दोस्तों समाज के विद्यालय के नियम उल्लंघन करने वाले अथवा सामाजिक नियंत्रण को ना मानने वाले जो छात्र होते हैं, समाज की बातें नहीं मानते हैं, समाज में रहना नहीं सीखते हैं, समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या समाज के लिए बुरा है, क्या अच्छा है, वो नहीं मानते हैं, वो उनके लिए समूह दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना या उनकी निंदा करना ही सामाजिक दंड कहलाता है। याद रखिएगा, सामाजिक दंड क्या कहलाता है? छात्रों को फटकारना, उनकी निंदा करना, और जो कई प्रकार से हैं, और जो स्टूडेंट यानी छात्र होते हैं वो भी कई सारी समाज में रहकर गलतियां कर देते हैं और जो समाज के विरुद्ध रहता है, तो उसी प्रकार से ये सामाजिक दंड भी कहलाता है। यदि आप इसको अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता कि ये कौन सी प्रकार से क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का है जो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट क्या घबरा जाते हैं कि सोचते हैं मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये गलत बात है। मैथ का नहीं है, आपका सोशो यानी आपका शिक्षा शास्त्र का ही क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ये शिक्षा शास्त्र का ही क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक समान शिक्षा संरचना समाहित है 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। 10+2+3 याद रखिएगा, 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए। किसके लिए? 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। किसको? ये तरह के ये शिक्षात्मक संरचना है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धाराएं होती हैं उसी प्रकार से ये भी एक धाराएं धर लीजिए या एक नियम धर लीजिए कि ये आपका ये सीक्रेट कोड है। इसी प्रकार से आपको शिक्षा देनी मिलेगी, यानी आपको शिक्षा प्रदान होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहता है, याद रखिएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके और वो भी अच्छे मार्क ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ।